हेलो डियर। आप सभी लोग कैसे हैं मित्रों। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे राधे क्लासेस पर। तो आज हम लोग डीएलएड का प्रीवियस ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की 2016 का जो हिंदी प्रश्न पत्र है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से अपने वीडियो पर बन जाइए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए क्योंकि आपका पेपर आ गया है। अब जितना हो सकेगा मुझसे मैं उतना ही आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं आपको सॉल्व करा दूंगा और ये उम्मीद रखूंगा कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। परंतु क्लास पे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है मित्र, यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी मेहनत है वो मेरी मेहनत का आप मुझे फल देते जाइए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन जिसमें आता है, आपको पता है कि 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं हिंदी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच-बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। कह रहा है कि जब बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उस समय बीच-बीच में उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए, मतलब उनकी जो इच्छा शक्ति है उसको जागृत करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, वर्णनात्मक प्रश्न करना चाहिए या विकासात्मक प्रश्न करना चाहिए या व्याख्यात्मक प्रश्न या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न करना चाहिए। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि जब कहानी सुना रहा होता है और बच्चे के अंदर की कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए उससे विकासात्मक जो प्रश्न होता है उससे हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे यहाँ देखो क्या कह रहा है कि बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच-बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। विकासात्मक प्रश्न से बच्चों को सोचने और उनके अंदर की जो कल्पना शक्ति होती है उसको प्रयोग करने के लिए वो दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए जब भी कहानी सुनाए तो बच्चों से बीच-बीच में एक विकासात्मक प्रश्न उसमें से क्या करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है। कह रहा है कि जो बहुत ज्यादा बोलता हो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्या, वाचाल। क्या होता है, वाचाल होता है। यानी आप देखोगे तो जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं, जो अच्छा बोलता है उसे हम सुवक्ता कहते हैं, और जो आपका वह जो नेतृत्व करता है उसे क्या कहा जाता है, नेता कहते हैं, और जो सिर्फ बोलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे वक्ता कहा जाता है। आप इस बात को याद करके रखना। था तो एक ही क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए लेकिन मैंने आपको इसमें बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि इसके जगह पर और कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो अधिक बोलता है उसे क्या कहा जाता है, वाचाल कहते हैं, और जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं, सुवक्ता, और जो बोलता है उसे क्या कहते हैं, वक्ता। इस बात में ध्यान में रखना, जो बोलता है उसे क्या कहा जाता है, वक्ता, और जो अधिक बोलता है उसे क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है, और जो नेतृत्व करता है उसे क्या कहा जाता है, नेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृत शब्द का विलोम है। कह रहा है कि जो जागृत शब्द होता है उसका विलोम क्या है, तो जागृत शब्द का जो विलोम होता है वो होता है सुषुप्त। क्या होता है, सुषुप्त। सुषुप्त जो होता है वो जागृत शब्द का क्या होता है, विलोम शब्द होता है। कुछ क्वेश्चन और है इसी में हमारे पास जिसको मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए। तो जो जागृत का शब्द होता है उसका अर्थ होता है सचेत या फिर जागृत। विषुप्त का अर्थ होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सोया हुआ। और जागना का मतलब होता है जागृत। और चेतना का अर्थ होता है जागरूकता। और शयन का अर्थ क्या होता है, सोना या फिर आराम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजग शब्द का पर्याय नहीं है। कह रहा है कि जो सजग शब्द होता है उसका पर्याय किससे नहीं है, तो सजग शब्द का पर्याय होता है पहरेदार से, जो होता है उनसे नहीं होता है। सजग का मतलब होता है, आप देखोगे तो सजग का मतलब होता है चौकस, सचेत, सावधान, ये सब के सब हो जाएंगे, लेकिन ये जो पहरेदार जैसा शब्द दिया है ये आपका सजग में नहीं आता है। तो सजग का पर्यायवाची आप देखोगे तो सचेत, चौकस, सावधान, जागरूक, सतर्क, ये जो शब्द होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं आपके, ये इनके पर्याय होते हैं, लेकिन जो पहरेदार होता है उसका इसका कोई पर्याय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। कह रहा है कि जो महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास होता है वो कौन सा है, तो वो आपका इसमें से कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास समास है। जैसे अब अगर यहीं पे कह देता है कि महान कवि, तो इसमें क्या हो जाता है, समास विग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है, समास विग्रह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं हम लोग। अभी आपका यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न थे हमारे 5, वो बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी के समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के ऊपर। अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपका पेपर आ गया है। उम्मीद करूंगा कि आप अपने पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का। क्या प्रश्न है, कह रहा है कि प्रति उपसर्ग बनाने वाले दो शब्द लिखिए। कह रहा है कि जो प्रति उपसर्ग बनाने वाले जिनसे होता है उनका दो शब्द कर है।
अच्छा, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात आप ये ध्यान में याद करके रख सकते हैं। अभी तो आपसे ये पूछा है कि उनसे दो शब्द बनाइए। हो सकता है कि आपके पेपर में ये आ जाए कि प्रति उपसर्ग किसे कहते हैं। तो प्रति उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्दों से पहले जुड़ करके एक नए शब्द की उत्पत्ति कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे देखो, प्रति और प्लस क्या? कुल, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। प्रतिदिन क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। दिन में हमने क्या जोड़ दिया? प्रति जोड़ दिया, तो क्या हो गया? प्रतिदिन। कुल में हमने क्या जोड़ दिया? प्रति जोड़ दिया, तो क्या हो गया? प्रतिकूल। प्रति धन स्पर्धा क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा। प्रति धन ज्ञा, प्रतिज्ञा। तो ये आपके उपसर्ग बनाने वाले शब्द हैं प्रति से। हो सकता है आपसे प्रति का इधर एग्जाम्पल पूछा है, हो सकता है आपसे क्या पूछा जा सकता है? परिभाषा भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको याद करके रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कह रहा है कि जो कारक शब्द होता है उस कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कारक में आप जब देखोगे ना, तो कार तो पहले हो जाएगा, उसके बाद होता है अक। क्या होता है? अक। अब देखो, किसी शब्द में अगर लास्ट में कोई शब्द जुड़ करके एक शब्द की उत्पत्ति करता है, तो उसको प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के शुरुआत में कोई शब्द जोड़ करके एक नए शब्द की उत्पत्ति की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़ करके एक शब्द की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो कारक में आप देखोगे अक जैसा जो शब्द है वो प्रत्यय का लगा हुआ है। यह प्रत्यय क्रिया से संज्ञा बनाता है। यह प्रत्यय आपका क्या करता है? क्रिया से संज्ञा बनाता है। जैसे कि क्रि धातु का अर्थ होता है करना, अक प्रत्यय लगाने पर कारक शब्द बनता है, ठीक? जिसका अर्थ है करने वाला। आप चाहो तो इतना ना लिखो तब भी चलेगा, लेकिन आपको लिखना तो यहाँ से यहाँ तक है कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कारक शब्द में आपका जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है अक। क्या लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? कह रहा है कि ईसा जो ईस ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो इसने पत्र पढ़ा वाक्य में लंग लकार, जिसको भूतकाल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? भूतकाल प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ये चीज क्या हो रहा है? ये चीज बीता हुआ आपको दर्शा रहा है, यानी कि बीत चुका है। तो जो चीजें बीत चुकी होती है उसे क्या कहा जाता है? भूतकाल कहा जाता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कह रहा है कि बालक तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो बालक तेज दौड़ता है वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या तरीके को बताता है। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ये किसी भी व्यक्ति की मतलब क्रिया या रीति को बताती है, वो किस तरीके से कर रहा है। तो बालक कैसा कर रहा है? बालक तेज दौड़ता है। बालक क्या कर रहा है? तेज दौड़ता है। तो ये एक प्रकार का उसका क्या है? तरीका है, ये रीति है। तो इसीलिए इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण दौड़ता है, जो वो क्रिया की रीति बताता है, अर्थात बालक किस तरह दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो वो क्या बता रहा है? एक प्रकार का, एक प्रकार की रीत बता रही है, एक प्रकार की क्रिया बता रही है, उस क्रिया की रीत को बता रही थी। इसलिए इसमें कौन सा विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कह रहा है जो वर्णन शब्द होता है उसका दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्णन का मतलब होता है चित्रण, कथन, व्याख्या, आख्यान, और उसके बाद विवरण, उल्लेख, चर्चा आदि, ये सब जो होते हैं वो वर्णन के पर्यायवाची एक प्रकार से होते हैं। वर्णन का मतलब विस्तार भी लिख सकते हो, विवरण लिख सकते हो, उल्लेख लिख सकते हो, बहुत सारे चीज होते हैं, तो आप पर्यायवाची लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम शब्द के दो उदाहरण लिखिए। कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके दो उदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम शब्द के उदाहरण, जैसे मैं जो होता है वो क्या होता है? आपका सर्वनाम होता है। तुम भी जो होता है वो आपका क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो मैं जो होता है यह शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। ये एक प्रकार का ऐसा सर्वनाम है जो अपने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जबकि जो तुम होता है यह शब्द सुनने वाले व्यक्ति को दर्शाया जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप न कह करके मैं तुम कह दूं, आप तो एक औपचारिक लैंग्वेज हो जाता है। तो जब मैं तुमको समझा रहा हूँ तो तुम कौन से व्यक्ति हो गए? तुम सुनने वाले व्यक्ति हो गए ना। तो तुम भी एक प्रकार का क्या हो? सर्वनाम हो। और मैं भी एक प्रकार का क्या हूँ? सर्वनाम हूँ। तो इसी से कह रहा है कि आप उदाहरण बता दीजिए। तो जैसे मैं स्कूल आज जा रहा हूँ, या फिर मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, या फिर तुम क्या कर रहे हो, तो ये आपके क्या हो गया? सर्वनाम के दो उदाहरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
वो हमारे पास लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। कौन से प्रश्न होंगे? लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। आपका जो अति लघु उत्तरी प्रश्न था वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना लघु उत्तरी प्रश्न। कह रहा है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पूछ रहा है कि जो क्रिया विशेषण होता है वो किसे कहते हैं, आप उसे उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ऐसे ही आप अगर शब्द को भी देखो, क्या होता है ना बच्चा, अगर आपने अच्छा से मतलब अच्छे तरीके से आपने शब्दों का नॉलेज रख लिया तो आई होप आप पेपर में जब बैठोगे ना तो आप अपने हिसाब से अच्छे से लिख करके आओगे। क्रिया विशेषण, विशेषण का मतलब होता है विशेषता, विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता। अब आप क्रिया के बारे में से आप अपने ही शब्दों में लिख देंगे, फिर भी जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया को कैसे, कब, कहाँ, कितना, क्यों आदि का बोध कराते हैं ना, तो यही आपका क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। ये क्रिया विशेषण इसे कहते हैं। अब उसी में से कह रहा है कि उदाहरण देकर के समझाइए, तो आप उदाहरण देकर के भी समझा सकते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अभी आपको प्रीवियस ईयर की मतलब जो क्वेश्चन था, सॉरी, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपको मैंने बताया। वह कल आएगा, यह कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। वह यहाँ बैठा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। वह बहुत पढ़ता है, ये आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ऐसे ही आप चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, जो ये वाला पोर्शन है, और चाहो तो आप इसको ना भी लिख सकते हो। आप इसको लिख लीजिए और उसके बाद आप ये जो उदाहरण दिया हुआ है आप इन उदाहरणों को लिख डालिए। तो यही आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपका 2 नंबर पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि जो गद्य शिक्षण होते हैं उनके सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है कि उनका सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि भाषा ज्ञान का विकास करना होता है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना होता है, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास करना होता है। तो इसी में से थोड़े थोड़े मैं आपको बातें बता दे रहा हूँ। जैसे भाषा ज्ञान का विकास में क्या होता है कि गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में भाषा ज्ञान का विकास कराना होता है। जो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है उनमें छात्रों का क्या कराना होता है कि उनके भाषा के ज्ञान का विकास कराना होता है। गद्य को पढ़कर छात्र विभिन्न प्रकार के शब्दों और वाक्यों से परिचित होते हैं, जिससे उनका शब्द भंडार और भाषा कौशल विकसित होता है। क्या होता है कि जो भाषा ज्ञान होता है, इनमें बालकों को भाषा के प्रति उनके ज्ञान को बढ़ाया जाता है ताकि वो इनको गद्य में पढ़ करके, गद्य शिक्षण को पढ़ करके अपने शब्दों को और वाक्यों से परिचित हो, जिनसे इनका जीवन में एक प्रकार से क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक। नेक्स्ट इसी में विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का विकास। देखो, गद्य शिक्षण के द्वारा जो छात्र होते हैं वो अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यानी एक विद्यार्थी जो होता है वो दूसरे विद्यार्थी से अपने विचारों को व्यक्त करता है कि आज मुझे ये करना है, आज तुम क्या करोगे, आज तुम्हें कितना पढ़ना है, आज सर ने क्या पढ़ाया। ये सब क्या होता है? अपने भाव और विचारों को व्यक्त किया जाता है, ना कि केवल एक छात्र से, बल्कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से। ठीक। एक स्टूडेंट अपने टीचर से। तो कब अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करेगा? जब उसके पास भाषा का ज्ञान होगा, जब उसके पास भाषा का भंडार होगा, शब्दों का भंडार होगा। ठीक। तो गद्य शिक्षण का ये सब उद्देश्य होते हैं। उसके बाद इसी में हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है, जैसे कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास। गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास कराना है, जिससे नई नई चीजों को सोचने और बनाने में वो लोग क्या हो जाते हैं? सक्षम होते हैं। जब उनके पास शब्दों का भंडार होता है तो वो उन शब्दों के बारे में कल्पना करते हैं। जब कल्पना कर लेते हैं तो उसके बारे में रचना करते हैं। तो इसलिए गद्य शिक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बालक के लिए। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। जब गद्य शिक्षण का द्वारा छात्रों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जिससे वे अच्छे और बुरे का अंतर समझे और अच्छे नागरिक बनने में क्या हो जाते हैं? सक्षम हो जाते हैं। जब उन्होंने गद्य शिक्षण यानी जब उन्होंने शिक्षण लिया है, शिक्षण को किया है अच्छे तरीके से, तो उनके पास शब्दों का एक अथाह भंडार होता है। कहाँ क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उनको अच्छे और बुरे का क्या हो जाता है? एक प्रकार की समझ हो जाती है। तो इसलिए गद्य शिक्षण बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही मनोरंजन और आनंद भी इसी में आ जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? सदोदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि जो वाक्य होते हैं वो किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके बताइए। तो अब आप अपने ही शब्दों में लिख सकते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। अगर आपने अभी तक इतना पढ़ा होगा जितना मैंने आपको बताया है इस पेपर में ही, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो अब आप वाक्य के बारे में बता सकते हैं। जैसे शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। इसमें कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया होना चाहिए। कह रहा है कि जो शब्द होता है उसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का जो भी बोला जाए उसमें एक प्रकार का पूर्ण अर्थ हो। क्या होना चाहिए? पूर्ण अर्थ हो, यानी जो बोलो आगे वाले को समझ में आनी चाहिए। इसमें
जो वाक्य होता है इसमें एक कर्ता जरूर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। जे जो कि इन दोनों को मिला करके जब शब्दों, ये एक प्रकार की जो कर्ता होता है, जो क्रिया होता है, ये शब्द होते हैं। तो इन्हीं शब्दों को जब मिला दिया जाता है और उनको एक अपने अपने स्थान पर रख करके जब बोला जाता है तो उससे एक पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो वाक्य शब्दों का सार्थक समूह क्या होता है, वाक्य होता है। व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य निर्माण में निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक होता है। जैसे आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, पदक्रम होना चाहिए, अन्वय होना चाहिए। यानी कि उसमें आकांक्षा होनी चाहिए और वो योग्य बातें होनी चाहिए, वो शब्दों का निकटतम होना चाहिए, पद क्रम कौन कौन से शब्द कहाँ पर हैं, अन्वय, ये सब चीजें उसमें क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। जैसे उदाहरण में देखा जाए लड़का दौड़ता है, तो इसमें आप देखोगे जो लड़का हो गया वो एक प्रकार का आपका क्या है, कर्ता है, और जो दौड़ना शब्द है वो एक प्रकार का आपका क्या है, क्रिया है। तो आपने देखा कर्ता और क्रिया दोनों यहाँ पर आए, जिससे आपका क्या बना, एक प्रकार का वाक्य बना। नेक्स्ट इसी में से आप देख सकते हैं, मैंने एक किताब पढ़ी, मैंने एक क्या पढ़ा, किताब पढ़ा। इस वाक्य में आप देखोगे मैंने क्या है, कर्ता है, और क्रिया जो है वो पढ़ना है, और किताब आपका क्या हो गया, संज्ञा है। तो आपने देखा इन शब्दों में पद क्रम के हिसाब से लगा करके रखा गया, जिससे एक वाक्य की उत्पत्ति हुई, और एक ऐसा वाक्य की उत्पत्ति हुआ जिससे आगे वाला समझ पाया कि ये क्या लिखा हुआ है, एक अच्छा और एक पूर्ण रूपेण शब्द है, एक पूर्ण रूपेण वाक्य है। इसीलिए वाक्य कैसा होना चाहिए, वाक्य आपका अर्थपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आपका ये कैसा क्वेश्चन है, नहीं अभी आपके पास एक क्वेश्चन और, अभी कुछ क्वेश्चन और हैं आपके पास, आपको जिनको पढ़ना होगा। क्या कर रहा है कि उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप उपकार के दो पर्यायवाची आराम से लिख सकते हैं, भलाई, परोपकार, कृतज्ञता, एहसान, आदि आदि शब्द आपके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अनुपम का मतलब होता है अद्भुत, अनोखा, अप्रितम, अद्वितीय, अतुलनीय, अनुपय में। ठीक, आप चाहो तो लिख सकते हो बहुत सारे शब्द। उपेक्षा का मतलब क्या होता है, उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना या तिरस्कार करना या अनादर करना। ऐसे ही आप क्या करें, तीन तीन चार चार शब्दों को याद कर लीजिए। वैसे हमेशा ये रिकॉर्ड है कि ये डीएलएड में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दो ही पूछते हैं, दो से एक्स्ट्रा नहीं पूछते हैं। खग का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है, पंछी होता है, नभचर, पखेरु, द्विज, चिड़िया, बिहग, गगनचर, ये सब आपके क्या होते हैं, खग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास समास किसे कहते हैं, बहुब्रीही समास के दो उदाहरण लिखिए। कह रहा है कि जो समास होते हैं वो किसे कहते हैं, बहुब्रीही समास के दो उदाहरण लिखिए। तो समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है, अर्थात छोटा रूप होता है। समास का मतलब क्या होता है, छोटा रूप, एक संक्षिप्तीकरण, किसी शब्द को संक्षिप्त में, किसी वाक्य को संक्षिप्त में बताना ही आपका क्या होता है, समास होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। कोई दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिल करके जो एक नए शब्द की उत्पत्ति कराते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, जब आप इनको मिला करके बनाएंगे तो आप कहेंगे रसोई घर, छोटा शब्द बनाना, संक्षिप्तीकरण में हो गया, तो इसी को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। जैसे हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हथकड़ी कर सकते हैं, छोटा शब्द बन गया, संक्षिप्तीकरण हो गया, यही आपका क्या होगा, समास हो गया। जैसे एक हाथ और एक कड़ी, दो या दो से अधिक शब्द हुए ना, तो इन शब्दों को मिला करके आपका क्या बन गया, हथकड़ी। राजा का पुत्र, राजपुत्र। जैसे समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समास पद भी कहा जाता है। समास होने पर विभक्तियां का चिन्ह गायब हो जाते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। याद करके रखना, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, दंड और क्या, बहुब्रीहि। अब आप चाहो तो सारे क्वेश्चन को आप इसी मतलब इन्हीं में से आप कुछ कुछ चीजों को पढ़ सकते हो। जैसे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें दो पद मिलाकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें कोई भी पद क्या नहीं होता है, प्रधान नहीं होता, यानी मुख्य नहीं होता है। इसमें दो पद मिल करके तीसरे पद का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, अर्थात तीसरा पद आपका क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। ठीक, बात को ध्यान में रखना कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद क्या नहीं होता है, प्रधान पद नहीं होता है। इसमें दो पद मिल करके तीसरे पद का निर्माण करते हैं, और जब ये निर्माण कर लेते हैं तो वही तीसरा पद आपका क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। इसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे गजानन, जैसे क्या होता है, गजानन यानी गज का आनन है, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र,
तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। अब आप देख रहे हो ना, ये आपके क्या है, इसमें कोई पद नहीं है, इसमें कोई पद नहीं है, लेकिन जब बन करके तैयार हो जाता है तीसरा पद, तो वही आपका क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात जिनको क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय है। मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्दों का विलोम शब्द भी लिखिए। कह रहा है कि जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, अभी शब्दों के साथ आपसे खेल गया है, विपरीतार्थक और विलोम ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम शब्द होते हैं। ठीक है ना। तो विपरीतार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ में विपरीत या एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी इसे ही हम लोग विलोम शब्द भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में ला सकता है, विपरीतार्थक पूछ ले और विलोम को गायब कर दे, ठीक है, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दोनों के दोनों शब्द क्या है, सेम शब्द है। जैसे आपसे पूछ लिया था ये, ऐसे यहाँ पर ये भी है। जैसे मुक्ति शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होता है, बंधन। लौकिक जो है वो आपका शब्द है, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अलौकिक होता है। वादी आपका शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिवादी। संयोग आपका क्या है, शब्द है, और इसका जो विलोम होता है वो आपका क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर पहुंचती है तो आप उसको देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके पेपर में ये आना तय है। किसी भी पेपर के किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है, और आपके अति लघुत्तरी में भी आ सकता है, लघुत्तरी में भी आ सकता है, हिंदी में, बाल विकास में भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये जो पेपर हैं, ये पेपरों में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद करके रखिएगा। तो भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व होता है। मौन वाचन का मतलब होता है शांत रहना। मौन वाचन का मतलब क्या होता है, शांत रहना। मौन वाचन भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिनमें शामिल क्या होता है, जैसे पढ़ने की गति और धारा प्रवाह में वृद्धि हो जाती है मौन वाचन से। क्या होता है, किसी दार्शनिक ने कहा था कि जिस प्रकार से बच्चे जब चलने लगते हैं तो वो घुटनों के बल डोलना छोड़ देते हैं, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति पढ़ने में माहिर हो जाता है तो वो बोल बोल कर पढ़ना क्या कर देता है, बंद कर देता है, जबकि वो मौन वाचन का प्रयोग कर लेता है। तो पढ़ने की गति और धारा प्रवाह में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। जैसे मौन वाचन से छात्रों के शब्दों को पहचानने और उनका अर्थ समझने में तेजी लाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी पढ़ने की गति और धारा प्रवाहता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अवधारणा में सुधार हो जाती है। मौन वाचन छात्रों को पाठ पर ध्यान केंद्रित करने और मुख्य विचारों को समझने में मदद करता है, जिससे उनकी अवधारणा में क्या हो जाती है, सुधार हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट इसी में क्या है, शब्द भंडार का विकास हो जाता है। मौन वाचन छात्रों को नए शब्दों से परिचित कराता है और उन्हें एक अर्थ समझने में क्या करता है, मदद करा देता है। और वैसे भी ऑब्वियसली ये बात होती है कि जब आप मौन वाचन करके पढ़ने लगते हैं तो आप देखोगे कि मौन वाचन के दौरान आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि वहां पर एकाग्रता में वृद्धि हो जाती है। मौन वाचन में छात्रों की एकाग्रता विकसित करने में और ध्यान केंद्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। जब आप शांत होकर के पढ़ते हैं तो आपके पास और आपका जो दिमाग होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कंटेंट पर जाता है। ठीक। आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। आत्मविश्वास में क्या हो जाता है, एक प्रकार की वृद्धि हो जाती है। मौन वाचन छात्रों को अपनी पढ़ने की क्षमता में आत्मविश्वास विकसित करने में क्या हो जाता है, मदद करता है। ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करिए, और हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। माता रानी से ये मेरी दुआ रहेगी कि आप सभी का पेपर अच्छे से जाए, और आप सभी लोग अपने पेपर में एक अच्छे मार्क्स लेकर के आए, और किसी का भी बैक ना लगे। और बैक ना लगने के लिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर इस चैनल पर आएंगे, आप सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को आप सॉल्व करिएगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए तो आई होप, ये उम्मीद है कि आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।